नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका हमारी MCQ सीरीज जिसका नाम है मिशन IAS प्री 2024। आपको पता है कि हमारा जो यूपीएससी का पहला पड़ाव जिसको प्रीलिम्स कहते हैं, प्रीलिम्स को हमने इसमें टारगेट किया है और मेरा जो एम है वो ये है कि आप लोग हमारे साथ अगर इस में बने रहेंगे इस सीरीज में तो आप लोग प्री में कंफर्टेबल हो जाएंगे। जब जो कि सबसे प्रेशर वाली स्टेज है उसमें आप लोग एक कंफर्टेबल जोन में आ जाएं। तो इसके तहत हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देता हूं कि प्लीज आप लोग अगर इस सीरीज का मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हैं तो एक पेपर और पेन लेकर के साथ में बैठें, क्योंकि इसका जो तरीका है वो ये है कि मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन शो करूंगा। क्वेश्चन को आपको देखते ही पॉज कर देना है, पॉज करके आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद अपना आंसर लगा लेना है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुनना है, एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद अपने आंसर को सही या गलत लगाना है और फिर उसके बाद अगर मैं कुछ एक्सप्लेनेशन के दौरान एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं तो आपको अगर नहीं पता है वो पॉइंट तो साथ साथ लिखते चलना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक मोहर पर पशुपति महादेव का चित्र दिखाया गया है। दूसरा है इसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गेंडा और एक घोड़ा। ठीक है, एक घोड़ा चित्रित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन है जो वो सत्य है? बताइए। देखिए, कल भी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, है ना, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। कल मैंने एक सील के बारे में डिस्कस किया था और मैंने वहां पर बताया था कि एक योगी का फोटो है ना, एक योगी का फोटो है जो कि मैंने बताया था योग मुद्रा में है, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत था, है ना, लेकिन वो किसमें? ध्यान मुद्रा में है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है ये चीज, है ना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अगर किसी ने कल का सेशन नहीं देखा है तो जाकर के देख सकता है, अभी भी कल का सेशन आप प्लीज इसको देखें। ठीक है, देखिए योगी का जो चित्रण वहां पर है उस सील में, वो किसका बताया जा रहा है? पशुपति महादेव का बताया जा रहा है। ठीक है, पशुपति महादेव का क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि वो ध्यान मुद्रा में है और वो किस पोजीशन भी पूछी जा सकती है, तो पद्मासन पोजीशन में। पद्मासन समझते हैं ना, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा करके जब बैठते हैं तो उसको पद्मासन पोजीशन बोलते हैं। पद्मासन की स्थिति में एक योगी का चित्र है जो वहां पर अंकित है, ठीक है, उस सील में। और उसको क्या बता रहे हैं कि पशुपति महादेव बोला जा रहा है कि ये पशुपति महादेव का है। पशुपति शब्द क्यों लगाया गया? क्योंकि देखिए उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गेंडा, ठीक है, और एक घोड़ा चित्रित है। ये घोड़े की वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला तो सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट है जो ये घोड़े की वजह से गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि घोड़े का जो इस्तेमाल है, जो प्रचलन में आया, वो आया वैदिक काल में, है ना। आर्य है जो वो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे। ऐसा नहीं है, ये कंफ्यूज मत होना कि घोड़े के साक्ष्य मिले ही नहीं है। घोड़े के साक्ष्य हड़प्पा काल में भी मिले हैं, ठीक है, लेकिन उसका प्रचलन उतना ज्यादा नहीं था। तो आपको पता है ना, सील वगैरह मिली हैं तो वो वही जो जो चीजें ज्यादा प्रचलित होती हैं उन्हीं चीजों के अंकन वगैरह अक्सर मिलते हैं। ठीक है, सुरकोटदा करके एक जगह है, वहां पर आपको घोड़े के साक्ष्य मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इस सील की अगर हम बात करते हैं, जो कि इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें, तो इस सील में सिर्फ एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा, है ना, उस सील के चारों ओर में ये तीन फोटो मिलेंगे आपको। ठीक है, घोड़ा नहीं है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुगल काल में सवार है जो, वो क्या होता था? शाही पदानुक्रम में मनसबदारों के पद तथा वेतन का सूचक था। और मुगल काल में जो जात था वो शासक मनसबदारों से कितने घुड़सवारों को रखने संबंधी अपेक्षा करता है ना। जो शासक है वो मनसबदारों से, जो मनसबदार हैं उनसे कितने घुड़सवार हैं जो वो रखने की अपेक्षा करता है। ठीक, तो ये जात के लिए कहा जा रहा है। मदद ए माश वित्त मंत्री को संबोधित करता है। वित्त मंत्री कौन? मदद ए माश। ठीक है, उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? बताइए, कितने स्टेटमेंट हैं जो सही है? केवल एक सही है, दो सही है, तीनों सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है? बताइए। देखिए, अगर नीचे जो है वो आपको नीचे वाला ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन अगर नहीं दिख रहा हो तो परेशान नहीं होना, मैं पढ़ ही देता हूं वैसे तो, लेकिन एक पैटर्न है जो वो फिक्स ही रहता है कि अगर कितने पूछे गए हैं तो एक होगा, फिर दो होगा, फिर तीन होगा और फिर
लास्ट में क्या है कि कोई भी नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो समझ लीजिएगा। चलिए बताइए, देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो है मुगल काल में सवार। देखो दो पोस्ट हुआ था, एक जात होता था और एक सवार होता था, ठीक है। बाद में जब जहांगीर का टाइम आया तो फिर एक दो पोस्ट और बढ़ी, दू अशफा और शिश अशफा, तो वो डिटेल की बात है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो जात और सवार दो होते थे। तो जात जो होता था उसका मतलब होता था कि जो पद है, पद और वेतन की, मतलब ये मनसबदार है जो, इसका क्या पद होगा और इसका कितना वेतन होगा, ये जात डिसाइड करता था, ठीक है। और जो सवार होता था, ठीक है, सवार होता था, उसका मतलब है कि जो शासक है वो मनसबदारों से कितने घुड़सवारों को रखने संबंधी अपेक्षा करता है, ठीक है। तो ये जो घुड़सवार रखने की अपेक्षा से संबंधित क्या होता था, ये सवार होता था। और जो जात होता था वो पद और वेतन के बारे में बताता था, ठीक। तो ये दोनों स्टेटमेंट कैसे हो गए, गलत हो गए, ठीक है, ये इंटरचेंज किए गए हैं। इसके बाद तीसरा देखिए, मदद ए माश, ये वित्त मंत्री को संबोधित करता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि मदद ए माश है जो, ये आपका अनुदान मंत्रालय, ठीक है, अनुदान मंत्री को संबोधित करता है, ठीक है, अनुदान मंत्री को। और वित्त मंत्री है जो, उसको क्या कहते थे, दीवान ए आला। क्या कहते थे, दीवान ए आला, ठीक है। दीवान ए आला है जो, वो वित्त मंत्री है। और जो मदद ए माश है वो क्या है, अनुदान, ठीक है, अनुदान मंत्री, ठीक है। तो दोनों यहां पर तीनों ही गलत हो जाएंगे। जब तीनों ही गलत हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तेग बहादुर सप्रू अखिल भारतीय उदारवादी संघ से संबंधित थे। केसी नियोगी संविधान सभा के सदस्य के साथ साथ वर्ष 1951 में गठित पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और पीसी जोशी ये वर्ष 1935 में भारतीय साम्यवादी दल के महासचिव बने। बताइए कितने स्टेटमेंट हैं जो वो सही हैं? एक सही है, दो सही है, तीनों सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है? देखिए जल्दी से देख के बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट तेग बहादुर सप्रू के बारे में है जो कि अखिल भारतीय उदारवादी संघ से संबंधित थे, बिल्कुल सही है। केसी नियोगी के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो पहले होते हैं, ठीक है। कभी भी आप हिस्ट्री में, कहीं पर भी आप अगर ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में कुछ भी पढ़े, सबसे ऊंचा, सबसे पहला, आखिरी, तो ये सब आपको क्या है, याद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये बड़े फैक्चुअल क्वेश्चन टाइप के होते हैं, लेकिन जब वो बनते हैं, मतलब एक ट्रेंड सा बन गया है ना कि नहीं अब इस तरह के तो हम सिर्फ स्टेट में देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यूपीएससी भी इस तरह के क्वेश्चन किसी ना किसी एक स्टेटमेंट में डाल दिया करता है, ठीक है। तो वो आपको पता होने चाहिए। तो केसी नियोगी संविधान सभा के सदस्य के साथ साथ वर्ष 1951 में गठित पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और जो पीसी जोशी हैं वो 1935 में भारतीय साम्यवादी दल के महासचिव बने, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो तीनों सही हो जाएंगे, सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1887 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। 1887 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी। और ये पहले मुस्लिम, मतलब कांग्रेस के ऐसे पहले मुस्लिम थे जिन्होंने इस कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। दूसरा देखते हैं, बदरुद्दीन तैयबजी ने फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग के साथ मिलकर 1885 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है जो, उसकी स्थापना की, ठीक है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए दोनों में से कौन सा सही है? एक सही है, दोनों सही है, या दूसरा सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है? जल्दी बताइए। देखिए पहला स्टेटमेंट है जो, वो कह रहा है कि कलकत्ता अधिवेशन, देखो मैंने बताया ना, पहला हो या कुछ उसके साथ स्पेशल फैक्ट जुड़ा है तो आपको याद होना चाहिए। देखो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि बदरुद्दीन तैयबजी हैं जो, वो कांग्रेस के मतलब पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मुस्लिम व्यक्ति हैं और कांग्रेस की उन्होंने अध्यक्षता की है, ठीक है। कब की है? 1887 में की है, बिल्कुल सही है। लेकिन
कलकत्ता अधिवेशन में नहीं की है, इन्होंने मद्रास सेशन में की है। ठीक है, मद्रास सेशन में की है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट है जो वो गलत हो जाएगा, ये वाला मद्रास सेशन में इन्होंने की है। ठीक है, याद रखिएगा। अब कलकत्ता अधिवेशन का क्योंकि नाम आ गया है तो आपको एक फैक्ट शायद हमने कल या परसों में ही पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए क्या, कलकत्ता अधिवेशन 1917 किसने किया था हेड, एनी बेसेंट ने, है ना, एनी बेसेंट ने। और ये क्या है, ये पहली महिला है ना, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो थी आपकी एनी बेसेंट। और कब की थी उन्होंने, 1917 में। कहाँ की थी, कलकत्ता अधिवेशन में। और अगला जो है, बदरुद्दीन तैयब जी ने फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के साथ मिलकर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, अपने आप में यूपीएससी ने पूछा है, और यूपीएससी ने जब पूछा था तो इस तरह से नहीं पूछा था, उन्होंने एक ही क्वेश्चन बनाया था, इस पूरे स्टेटमेंट का एक ही क्वेश्चन था। ठीक है, सही स्टेटमेंट है, और एक ही क्वेश्चन था, क्या था कि ये जो आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है उसकी निम्नलिखित में से किसने मिलकर के उसको बनाया है। ठीक है, तो ऑप्शन में ये तीनों थे, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलांग और आपका फिरोज शाह मेहता। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और आंसर हो जाएगा इसका बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला गलत है दूसरा सही। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे P2I बैच के बारे में दे देता हूं। देखिए, P2I बैच है जो वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है 10 तारीख से। 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, 15 अक्टूबर तक आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, शाम को 6 बजे ये बैच स्टार्ट हो चुका है, और डेली इसमें लाइव क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, इसमें ये 3 तरीके के हैं, एक सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। सिल्वर आपका 18 महीने के लिए, गोल्ड आपका 30 महीने के लिए, प्लेटिनम 42 महीने के लिए है। तीनों भाषाओं में मौजूद है, हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल तीनों में मौजूद है। इसके अलावा अगर आपको ये प्राइस, आपको सबसे कम प्राइस में अगर ये चाहिए, तो सबसे कम प्राइस में पाने के लिए आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। याद रखिएगा, ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें वो सारी सुविधाएं जो P2I बैच होते हैं, आपको पता है, वैसे तो हम लोग कई बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी P2I बैच में सारी सुविधाएं हैं A to Z। मतलब आपको फाउंडेशन भी कराया जाएगा इसमें, फाउंडेशन के बाद प्रीलिम्स के लिए अलग से सक्सेस इन प्रीलिम्स चलाया जाएगा, सक्सेस इन मेंस उसके लिए अलग चलाया जाएगा। इसके बाद आपकी जो साक्षात्कार की तैयारी है वो भी इसके तहत कराई जाएगी। ठीक है, प्री जैसे ही आप पास करते हैं तो आपको यहाँ बुला लिया जाता है, और फिर आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम के तहत यहाँ पर रखा जाता है, और यहाँ पर उसकी आगे की सारी तैयारी फ्री में कराई जाती है। मतलब वो आपके लिए अलग से पे नहीं करना है, जैसे ही आप ये बैच लेते हैं तो आप उसका एक हिस्सा हो जाते हैं, वो आपके पैकेज का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, तो आपको कहीं भी अलग से पे नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला देखते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए, है ना, उत्तर से दक्षिण लगाना है, ध्यान रखिएगा। नीलगिरी पहाड़ियां, अनामलाई, पलानी और आपकी कार्डमम। ठीक है, बताइए जल्दी, इनको आपको उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन को प्लीज मैप में एक बार लोकेट जरूर किया करिए। ठीक है, मैप को लोकेट किया करिए इसको। और मेरे ख्याल से इंडियन ज्योग्राफी तो अभिनव सर ने आपका यूट्यूब पे भी कंप्लीट कर दिया है। इंडियन ज्योग्राफी का जो मैप वाला पोर्शन है वो अभिनव सर कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताइए, देखिए सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, इसमें सबसे ऊपर आ जाएगा आपका नीलगिरीज। ठीक, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर पलानी, और पलानी के बाद आ जाएगा आपका अनामलाई, और फिर उसके बाद आपका इलायची पहाड़ियां, जिसको कार्डमम हिल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा इसका क्रम। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, सबसे ऊपर नीलगिरी, फिर उसके बाद पालनी, उसके बाद फिर अनामलाई, और फिर उसके बाद आपका कार्डमम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, एक पाल घाट आपने सुना होगा, कौन सा, पाल घाट, पता है ये सब क्या होता है। घाट जैसे मैंने बोला, देखो दर्रे होते हैं कुछ, तो जो दर्रे हैं वो क्या करते हैं कि दो जगहों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्थ वाले पार्ट में देखेंगे तो नॉर्थ में उन्हीं को ला बोलते हैं, है ना, शिपकीला सुना होगा आपने, है ना, जोजिला, गुरजिला, बुरजिला सुना है ना। ये सब अंग्रेजी में इसी को पास बोल दिया जाता है, लोकल भाषा में इसको ला बोला जाता है, ला, है ना, उस जगह पे। तो
इनके सबके लास्ट में ला लगा होता है, वही चीज जो साउथ में होती है तो साउथ में उसको घाट बोलते हैं वहां पर, ठीक है, पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, ये सब, ठीक है। तो यहां पर अगर हम पाल घाट की बात करते हैं तो पाल घाट है जो वो किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, आपकी नीलगिरी और अनामलाई को कनेक्ट करता है। ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा, नीलगिरी को और आपका जो अनामलाई है उसको, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है पाल घाट। ये एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नीलगिरी कहां पर है, जहां पे आपका ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट मिलता है, इस जगह पर नीलगिरी सिचुएटेड है, ठीक, ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलें आगे बढ़े। अगला क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चिकन नेक गलियारा, चिकन नेक गलियारा है जो भारत के सिक्किम में स्थित एक संकीर्ण भूमि क्षेत्र है जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट सुनिए, पश्चिम बंगाल की सीमा असम, बांग्लादेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के साथ जुड़ी हुई है, ठीक। यहां पर भी आपको मैप की हेल्प लेनी पड़ेगी, एक बार मैप को देखना जरूर चाहिए यहां पर आपको, ठीक है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है, जल्दी बताएं। देखिए, अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं तो चिकन नेक गलियारा, चिकन नेक कॉरिडोर, ये शब्द आप परिचित होंगे इससे, या इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के सिक्किम में स्थित एक संकीर्ण भूमि क्षेत्र है जो कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच स्थित है। देखो, ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच स्थित है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये सिक्किम में नहीं है, ये कहां है, आपके वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है ये, तो इसलिए ये स्टेटमेंट कहां हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीमा असम, बांग्लादेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के साथ जुड़ी हुई है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और कितने सही है, ये कौन सा सही है यहाँ पे पूछा गया है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका, ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है। बताइए किसने किसने गलत कर दिया है वाला, किससे किससे गलत हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, मैंने बहुत बार बोला है आपको, आपका मैप है जो वो आपके सामने होना चाहिए ताकि बार बार वो आपके सामने दिखता रहे, ठीक है। कोई भी लोकेशन जब भी न्यूज में पढ़े या कभी बुक्स में पढ़े और आपको दिमाग में क्लिक नहीं कर रही तो उसी वक्त उसको देख जरूर लीजिए, यही तरीका है मैप याद करने का, वरना कोई कैसे भी कितना भी पढ़ा दे आपको मैप याद नहीं हो सकता ऐसे, है ना, ऐसे देख करके कितना भी आप पढ़ करके उसको ऐसे याद नहीं कर, जब तक उसको बार बार नहीं देखेंगे, ठीक है, तो उसको आपको मतलब ऐसे ही याद होगा जब देखेंगे आप उसको, ठीक है। तो अपने ध्यान रखिए इस चीज का कि मैप अपने सामने रखें, जहां पे भी आपकी स्टडी टेबल हो उसी जगह पे आसपास मैप होना चाहिए, ताकि आप तुरंत उसको जब भी आपके नजर में आए कोई भी चीज या कोई भी लोकेशन और आपको नहीं याद आ रही तो देख सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और प्लीज इसको सेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि सेशन बहुत कम शेयर हो रहा है, रीच उतनी नहीं बन पा रही जितनी मैं इसकी चाह रहा हूं, क्योंकि अगर इसकी रीच नहीं बन पाएगी तो फिर क्या है कि ये सीरीज चला पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, मेरा काम है आप लोगों के लिए डेली क्वेश्चंस बना करके आपके सामने लाना और आपकी प्रैक्टिस करवाना। उसी तरह आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है, अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर ये पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं और भी लोगों का इसका इस्तेमाल होना चाहिए, और भी लोग इसका इस्तेमाल करें या ये यूजफुल है, तो शेयर करें, ठीक है। इसमें बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप लोग, शेयर नहीं करें, जितने ग्रुप्स में आप लोग जुड़े हैं वहां पर शेयर किए ताकि ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर पाए, ठीक है, फायदा इसका उठा पाए। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेट्रोलियम कोक कोयले की तुलना में 11% अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। ईंधन के तौर पर कोयले की तुलना में पेट्रोलियम कोक का उपयोग अधिक किया जाता है। बताइए कौन सा कथन है जो वो सत्य है, बताइए जल्दी। पेट्रोलियम कोक है जो वो कोयले की तुलना में कितना, 11% ज्यादा, ठीक है, ज्यादा गैसेस का, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः अगर मैं बताऊं तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये बहुत ज्यादा एमिट करता है, बहुत ज्यादा इसका उत्सर्जन करता है। आपको पता है ना कि सल्फर डाइऑक्साइड किस चीज के लिए जिम्मेदार हो जाती है, एसिड रेन के लिए, अम्लीय वर्षा, ठीक है, एसिड रेन, एसिड रेन अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। और कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो फेफड़े की बीमारी वगैरह है जो, ये इसके लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होती है। बाकी तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार माना जाता है इसको, ठीक है। चलिए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
दूसरा क्या है कि ईंधन के तौर पर कोयले की तुलना में पेट्रोलियम कोक का उपयोग अधिक किया जाता है। ये बात भी सही है। ये बात क्यों सही है? क्योंकि पेट्रोलियम कोक है जो वो परंपरागत कोयले के तहत, अगर आप परंपरागत कोयले से इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें ऊर्जा ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें ऊर्जा ज्यादा होती है और इस वजह से इसका इस्तेमाल है जो वो ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखिए, राइन नदी से संबंधित कथनों पर विचार करना है। स्विट्जरलैंड में राइन नदी के मुहाने पर रोटरडम बंदरगाह स्थित है। जर्मनी का बॉन कन्वेंशन आपने सुना होगा, बॉन कन्वेंशन है ना, एनवायरनमेंट से संबंधित है। और स्विट्जरलैंड का बेसल कन्वेंशन है ना, ये भी आपने सुना होगा। तो ये जगह की बात बता रहा हूं, बेसल, क्योंकि बेसल कन्वेंशन बेसल में हुआ है और बॉन कन्वेंशन बॉन में हुआ है। ठीक है, इसलिए वो कहां पर है? जर्मनी में का बॉन और स्विट्जरलैंड का बेसल इसी नदी के तट पर स्थित है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट है जो वो सही है? एक, दो, दोनों या फिर कोई भी नहीं, बताइए। देखिए, अगर हम राइन नदी की बात करते हैं तो ये इसका जो उद्गम है जो वो कहां से होता है? उद्गम हिस्सा इसका एल्प्स से होता है। ठीक है, एल्प्स से इसका उद्गम है जो वो होता है। इसके अलावा अगर आप इसका मुहाना देखेंगे तो वो कहां पर है? मुहाना है जो वो इसका उत्तरी सागर, जो नॉर्थ सी है ना, उत्तरी सागर में। ठीक, तो ये फैक्ट आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो देखो क्या क्या इसमें इंक्लूड है। प्रवाह क्षेत्र में कौन कौन से देश आ जाते हैं? कई सारे देश आते हैं। एक आपका स्विट्जरलैंड आता है, दूसरा आपका नीदरलैंड आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, उसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया। ठीक है, जर्मनी भी आता है इसके अंतर्गत, ऑस्ट्रिया भी आता है और आपका फ्रांस भी आता है और लिechtenstein भी आता है। ठीक है, तो इतने हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्विट्जरलैंड में राइन नदी के मुहाने पर रोटरडैम बंदरगाह है जो कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है, जल्दी बताइए। नहीं, यहां पर नीदरलैंड होना चाहिए था। ठीक है, नीदरलैंड में राइन नदी के मुहाने पर रोटरडैम बंदरगाह स्थित है। ठीक है, नीदरलैंड होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जर्मनी का जो बॉन है और स्विट्जरलैंड का बेसल है, इसी नदी के तट पर स्थित है, ये वाला सही है स्टेटमेंट। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एसआर बोमाई बनाम भारत संघ 1994 मामले में उच्चतम न्यायालय ने पुष्टि की कि उद्देशिका संविधान का एक मौलिक भाग है। दूसरा देखिए, केंद्रीय सरकार बनाम एलआईसी 1995 मामले में माना कि उद्देशिका संविधान का एक हिस्सा है, लेकिन यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, केवल एक, दो, दोनों या फिर कोई भी नहीं, बताइए जल्दी। मुझे पता है ये केसेस वाला मामला जैसे ही आता है तो लगता है कि यार ये क्या, मतलब कंफ्यूजन आ जाता है आपको ना। तो इसको एक बार आप समझ लीजिए, क्रम समझ लीजिए इसका। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप बेरुबारी केस, ठीक है, बेरुबारी ये कब का है? ये है 1960 का केस है। ठीक है, बेरुबारी है जो वो 1960 का केस है। ठीक है, बेरुबारी है जो वो 1960 का केस है और इस केस में कहा गया था कि उद्देशिका है जो वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक, ये कहा गया था इसमें। बेरुबारी केस 1960। बेरुबारी केस के बाद आपका कौन सा आया? केशवानंद भारती केस। ठीक है, केशवानंद जो भारती है वो 1973 का केस है। क्रम याद रख लीजिए बस, है ना। 1973 का केस है जिसमें कि बताया गया कि उद्देशिका है जो वो अभिन्न अंग है। ठीक है, उद्देशिका है जो वो अभिन्न अंग है, ये केशवानंद भारती वाले केस में बताया गया। उद्देशिका के बारे में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कब किस केस में क्या कहा है। ठीक है, फिर उसके बाद
आपका 1994 का आपका SR बोमाई वाला केस आता है, ठीक है। SR बोमाई में बताया गया, SR बोमाई केस में बताया गया, ये आपका 1994 का केस है, ठीक है। और इसमें यह बात बताई गई कि ये संविधान का उद्देशिका है जो वो संविधान का एक मौलिक भाग है, ठीक है, मौलिक भाग। और फिर उसके बाद आता है आपका LIC इंडिया केस। LIC इंडिया केस है 1995, ठीक है, 1995 का केस है जो इसमें यह बताया गया, वापस से इसको आप कह सकते हैं कि दोबारा से ये बात बोली गई, रिकन्फर्म किया गया कि ये इसका अभिन्न अंग है, जो कि केशवानंद भारती में पहले बोल चुके थे, वो उसका अभिन्न अंग है। बस एक बात इसमें और ऐड करेगी कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है जो ये LIC इंडिया केस का है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट इस मामले में सही है। एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। मुझे पता है कि केसेस के मामले में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, कई सारे केसेस हैं जिसमें बहुत सी बातें कही गई हैं, तो उसमें उद्देशिका को लेकर के भी ये बात कही गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। और दोनों ही सही है तो C आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान एकल नागरिकता की प्रणाली के माध्यम से बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देता है। और अनुच्छेद 51A किस चीज से संबंधित है, बताइए जल्दी से। अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संप्रभुता, एकता व अखंडता को बनाए रखे और उसकी रक्षा करे। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में राष्ट्र की एकता, इस शब्द को, एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। बताइए कितने स्टेटमेंट हैं जो वो सही है इसमें, बताएं जल्दी बताएं। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है संविधान में, ठीक है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कहीं ना कहीं क्या, बंधुत्व, ब्रदरहुड, भाईचारे की जो भावना है, जो एक फीलिंग है, उसको क्या बढ़ावा देता है, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आर्टिकल 51A है जो ये फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। 51 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 51A की बात कर रहा हूं, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पर DPSP के बारे में सोच रहे होंगे, DPSP 51 पे खत्म हो जाता है, 51A है जो वो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, और उसके तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संप्रभुता, एकता व अखंडता को बनाए रखे और उसकी रक्षा करे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कह रहे हैं कि उसमें एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित कर दिया, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है, 1976 इसमें किया गया था, तो तीसरा गलत हो जाएगा, बाकी दो सही हैं, बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धर आयोग, ठीक है, ये किस चीज से संबंधित है? ये आपको पता होगा कि भाषा के आधार पर ये जो विभाजन हुआ, ठीक है, ये जो विभाजन, स्टेट्स का जो विभाजन हुआ, बहुत सारे स्टेट्स बाद में बनाए गए, तो उसके लिए कुछ कुछ कमेटीज बनाई गई थी पहले, उससे संबंधित है, ठीक है। तो धर आयोग है जो, उसने भाषा को राज्य के पुनर्गठन के आधार के रूप में खारिज कर दिया। जेवीपी समिति है जो, उसने सिफारिश की कि राज्यों को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर संगठित किया जाए, और फजल अली आयोग ने भाषाई आधार पर पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की। उपर्युक्त में से कितने कथन है जो वो सही है, बताइए कितने कथन सही हैं यहाँ पर। देखिए, पहले की अगर हम बात करें तो जो धर आयोग है, ठीक है, जो धर आयोग है ये 1948 में आया था, 1948 में, ठीक है। और इसने जो अनुशंसा दी थी वो ये कहा था कि राज्यों को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर संगठित किया जाए, ना कि राज्यों को पुनर्गठन के आधार के रूप में खारिज किया, ठीक है। इसने जो बात कही थी, मतलब हालांकि बात यही थी कि इनसे पूछा गया था कि क्या ये जो भाषा का आधार है, क्या इसके बारे में
आपका क्या राय है, क्या ये चीज़ हो सकती है, इसको जो हम बांट रहे हैं भाषाई आधार पर बांटा जा सकता है? तो इन्होंने कहा था कि नहीं, भाषा से बेहतर है आपका क्या, कि आप प्रशासनिक सुविधा के आधार पर संगठित करें, ठीक है, ये धर आयोग ने कहा था। और फिर उसके बाद आई थी जेवीपी, जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, ये 3 लोग थे इसमें। और इन्होंने जो सिफारिश दी थी वो ये उन्होंने कहा था कि राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में में जो भाषा है जो उसको खारिज किया था, ठीक है, भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर इन्होंने सीधे खारिज किया था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हो जाएंगे, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे क्योंकि ये आपस में अदले बदली हैं, ठीक है, इंटरचेंज किए गए हैं। फजल अली आयोग की अगर आप बात करेंगे तो फजल अली आयोग जब आया तो उसमें 2 लोग थे, एक के.एम. पनिक्कर और एक और थे के एच.एन. कुंजरू, ठीक है, के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू। तो इन तीनों लोगों ने जो फाइनली जो अपनी रिकमेंडेशंस दी उसमें उन्होंने भाषाई आधार पर पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान की, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है जो वो सही है। तो एक सही है, 2 गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, केवल एक सही है इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आदित्य L1 का प्रक्षेपण PSLV C57, PSLV C57 रॉकेट का उपयोग करके किया गया था। इसरो के इतिहास में पहली बार PSLV के चौथे चरण को 2 बार प्रक्षेपित किया गया। और आदित्य L1 है जो वो 1500 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय सौर मिशन है। बताइए कितने स्टेटमेंट है जो सही है, जल्दी बताइए। और प्लीज शेयर कीजिए सेशन को, ज्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ और लाइक भी कीजिए सेशन को। जो भी नए लोग जुड़े हैं पहले सेशन को शेयर करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, जल्दी बताइए। देखिए पहला स्टेटमेंट है आदित्य L1 मिशन, अभी रिसेंटली आपको पता है आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है, कि जो सूरज है हमारा सन है उसके बारे में यहाँ पर पता करना है, उसकी सन फ्लेयर है जो वो उसके बारे में पता करना, कोरोना के बारे में पता करना, कोर के बारे में पता करना, सारा काम इसका है, ठीक है। इसको कहां पर, ये आपकी पृथ्वी है और ये सूरज है, ठीक है। तो पृथ्वी से कितना, 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, एक जगह है L1 पॉइंट, लैग्रेंजियन 1 बोलते हैं इसको, ठीक है। पूरे में अगर आप देखेंगे तो 5 इस तरह के पॉइंट है जहां से सूरज की स्टडी करना आसान है, जहां से उसको क्लियरली देखा जाता है। तो उनमें भी अगर सबसे आसान है तो वो आपका L1 माना जाता है, बाकी अभी मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो वो 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर सूर्य के अध्ययन करने वाला पहला भारतीय सौर मिशन है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। काहे से इसका प्रक्षेपण किया गया है, तो PSLV C57 रॉकेट से किया गया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि 2 बार इसका प्रक्षेपण जो है वो किया गया, ऐसा पहली बार इसरो के इतिहास में हुआ है। 2 बार क्यों किया गया, ताकि ये इसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए और ये उसकी जो इसकी अंडाकार ऑर्बिट है उस पर आसानी से फिट हो जाए जाकर के, ठीक है। तो इसलिए इसको 2 बार किया गया है। ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, तो इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। एक बार इसको L1, L2, L3, L4 को देख लेते हैं। देखिए ये है, ठीक है, ये आपका सूरज हो गया, ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये आपका पॉइंट है L1, ठीक है, L2, L3, L4, L5, ठीक है, ये है सारे। तो ये जो L1 है, ठीक है, L1 है, इस जगह पर हमारा वाला जो है आदित्य है जो वो इस जगह पर आके सेट हुआ। अब इस जगह पे सेट होने का क्या लॉजिक है, देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सूरज का और पृथ्वी का दोनों का क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। अगर ये इसके आगे जाएगा तो जल जाएगा, ठीक। तो इसलिए इसको इस जगह पर सेट किया गया है और यहां से इसको क्लियरली देखा जा सकता है और यहां से इसकी ये स्टडी करेगा, ठीक। तो याद रखिएगा। वैसे ही और भी हैं L1, L2, L3, L4, ये सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये वाला है जो ये कितना दूरी पर है, 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है पृथ्वी से, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 5 मई को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 प्रकाशित किया गया। 180 देशों ने इस सूचकांक में 180 देशों के इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, 150, और वर्ष 2022 की अगर हम बात करते हैं तो भारत की रैंकिंग 161। बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका ध्यान रखिए और
जो भी मैं बता रहा हूं उसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें ऐसी जब रिपोर्ट्स वगैरह आए ना, तो इसमें क्या है, अगर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है, ये सब आपको देखना होता है, ठीक है। फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है, इंडिया की रैंक क्या है, ये 3 चीजें कम से कम आपको देखना होता है। और अगर डिटेल में जाएंगे तो हमारे जो पड़ोसी हैं उनसे इसको कंपेयर भी करना होता है, ठीक। देखिए 180 देशों में 150वीं रैंक है और 2022 में 161 में 61 था। नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क है जो ये सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 देश हैं। कौन? नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क। और इसके अलावा जबकि वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया ये कौन है, सबसे निचले पायदान पर है, ठीक। चलिए बताइए इसमें से कितने स्टेटमेंट सही है, 1, 2, तीनों सही हैं या फिर सारे गलत हैं, बताइए। देखिए पहला स्टेटमेंट है जो ये, अब आप कहेंगे कि 5 मई को किया था, तो ये डेट कैसे याद करनी पड़ेगी, है ना। याद ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 5 मई को पहले तो किया नहीं है, इन्होंने किया है 3 मई को, ठीक है। अब ये डेट की बात मैं इतना डिटेल में क्यों कर रहा हूं, क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसलिए क्योंकि जो आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है ना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है जो, उसकी घोषणा 1995 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने की थी कि ये 3 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 3 मई को जो आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है जो इसको प्रकाशित करता है, वो ये रिपोर्ट जारी करता है। और उसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया। और जो रिपोर्ट आई है अभी 2023 की, उसमें ये पाया गया कि 180 देशों में जो भारत की रैंक है वो कितनी है, वो है 161, ना कि 150। अगर 2022 की बात करेंगे तो 2022 में ये रैंक थी 150, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरे का आप देखेंगे तो नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क है जो सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, और आपका वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया सबसे निचले पायदान पर हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 2 गलत हो गए, 1 सही हो गया, ए आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। एक ही सही है इसमें। आगे बढ़े। GLOF, ठीक है, GLOF से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जलवायु परिवर्तन, हिमस्खलन और भूकंप, पर्युक्त में से कितने GLOF के कारण सत्य हैं, ठीक है। बताइए, 1 सही है इनमें, 2 सही हैं, 3 सही हैं, या कोई भी सही नहीं है। अब जिसको GLOF पता है, ठीक है, वो तो इसको कर लेगा क्योंकि उसके लिए तो बहुत आसान सा हो गया। लेकिन जिसको GLOF नहीं पता है उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। देखिए अभी हालांकि न्यूज में आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो अभी रिसेंटली एक क्या है कि एक ग्लेशियल लेक आउटबस्ट हुआ है ना, ग्लेशियल लेक आउटबस्ट हुआ जिसके कारण बाढ़ आई है। और उसमें से एक न्यूज आई थी जिसमें कि लगभग 22-23 के आसपास जो आर्मी पर्सनल है वो मिसिंग थे, ठीक है। तो ये सिक्किम की घटना है, ठीक है। तो सिक्किम में आपका ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड, ठीक। तो ये आई, तो जिसको ये बात पता है कि क्या होता है, तो ये एक तरह की, देखिए जैसे कि ये आपके क्या हो गए, ये मान लीजिए कि पहाड़ है, ठीक है, और ये जो काहे का पहाड़ है, बर्फ के पहाड़ है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि यहाँ से बर्फ खिसक रही, पिघली और फिर खिसकी, तो उसके बाद यहाँ क्या है, पानी वानी इकट्ठा हो जाएगा और फिर ये अपने साथ क्या अवसाद लेकर के आती है, सेडिमेंट लेकर के आती है। और जब ये सेडिमेंट लेकर के आती है तो सेडिमेंट है जो वो आपके इकट्ठा हो जाते हैं। कहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं? सेडिमेंट है जो वो आपके इधर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये एक बांध जैसा बन जाता है। कैसा बन जाता है? डैम के जैसा, बांध के जैसा बन जाता है, ठीक है। अब यहां पर ये इकट्ठे हो गए और यहां पर पानी बन गया। अब ये क्या हो गई? एक झील हो गई, ठीक है। अब ये एक प्राकृतिक फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। ये आपकी एक प्राकृतिक घटना है, तो ऐसा होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, और इवन इस वाले मामले में कहें तो इसरो ने संकेत भी किया था कि यहाँ पर आपको कुछ सिक्किम सरकार को ये बोला था कि कुछ आपको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है इस जगह पर, क्योंकि ये टूट सकता है। क्योंकि क्या बोलते हैं इसको, इस स्ट्रक्चर को जो बन जाता है इसको मोरैंस बोलते हैं, ठीक है, मोरैन, ठीक है। और ये है जो यहाँ पर जब इसका बाढ़ और ज्यादा पानी आ जाता है, ठीक है, तो फिर ये क्या है, बाढ़ वाली स्थिति आ जाती है, क्योंकि ये या तो ऊपर से निकल जाती है या इसको तोड़ के आगे आ जाती है। और फिर पानी बहुत तेजी से जब आगे आता है तो इस जगहों पर जो लोग हैं उन लोगों को प्रभावित करता है, या जो जगह है उस जगहों को प्रभावित करता है। तो वही इसमें हुआ है सिक्किम वाली घटना में, ठीक है। तो इसको ये तोड़ देता है।
तो ये जब इस तरह का होता है तो इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियल लेक है ये, क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने से बनी है, ठीक है। तो ग्लेशियल लेक है, ग्लेशियल लेक, आउटबर्स्ट फ्लड, इसके पिघलने से फिर फ्लड आया, ठीक है। तो आउटबर्स्ट फ्लड, तो ये है मामला। अब समझे, बताएं तो क्या जलवायु परिवर्तन इसका कारण होगा, बताएं जल्दी। बिल्कुल होगा। जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है कि बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघलने से ये ज्यादा पानी जब यहाँ पर हो जाएगा, आ जाएगा, तो ये इसको पार कर जाएगी या इसको तोड़ जाएगी, ठीक है। हिमस्खलन, हिमस्खलन भी इसका कारण हो सकता है ना। जो बर्फ है वो एक साथ बहुत सारी गिर जाए, तो वो बहुत सारी जब आएगी तो वो पिघल के फिर आगे बढ़ेगी, ठीक है। और भूकंप, ये भी इसका एक नेचुरल कारण है, ठीक है। भूकंप जब आते हैं तो उससे भी ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर हैं उसमें मतलब वो स्ट्रक्चर टूट सकते हैं, तो इसकी वजह से भी ये बाढ़ आ सकती है, ठीक है। तो तीनों ही इसके सही कारण हैं, ठीक। तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, और इस क्वेश्चन को पर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि सभी लोग एक बार लाइक कर दें जल्दी से और शेयर कर दें सेशन को, ज्यादा से ज्यादा सेशन को प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ढोल या एशियाई जंगली कुत्ता, ठीक है, कुओन एल्पिनस, ठीक है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, फैमिली का नाम क्या है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय भारतीय जंगलों में एकमात्र लुप्त प्राय जंगली पैक जीवित कैनिडिस है, कैनिडिस, ठीक है, और इसे विलुप्त होने के उच्च जोखिम में माना जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि जो ये ढोल या ढोले, DHOLE, ये स्पेलिंग है इसकी, ठीक है। तो ढोल भी लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं ढोले भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे क्या है, जंगली कुत्ता भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ढोल भारत में पश्चिमी राजस्थान और अंडमान निकोबार वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इनमें से बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट है जो सत्य है, बताएं जल्दी। पहला, दूसरा, दोनों, या फिर कोई भी नहीं, बताइए। देखिए, कैनेडिस की वजह से कंफ्यूज नहीं होना है। कैनेडिस वो सारे एक टाइप कैटेगरी हो गई जिसमें आपका कुत्ता भी आ जाएगा, जिसमें आपका भेड़िया भी आ जाएगा, ठीक है। भेड़िया हो गया, कुत्ता हो गया, सियार हो गया, ये सब हैं जो, ये सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ ये सोचिए कि क्या एशियाई जंगली कुत्ता है जो ये उष्णकटिबंधीय जंगलों में है और आपका किसमें, लुप्त प्राय, ठीक है, इसमें एंडेंजर्ड कैटेगरी में पाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, IUCN की लिस्ट में ये लुप्त प्राय में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद ये भारत के पश्चिमी राजस्थान और अंडमान वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ये वाला पार्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आपका जो साउथ वाला पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है, पश्चिमी घाट, उसके बाद पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट में, और आपका जो मध्य भारत का पठार है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, मध्य भारत, और आपका जो पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट वाला, ठीक है, इन जगहों पे मुख्यतः पाया जाता है। तो ये वाला दूसरा स्टेटमेंट है जो वो गलत हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक, पहला वाला सही है, ए आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये वो स्लाइड है जिसको फटाफट मैच कीजिए और बताइए आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। आज के पेपर में आपका स्कोर क्या रहा ये बताइए। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये रहा, टेलीग्राम के लिए आप यहाँ से स्कैन कीजिए और डायरेक्ट टेलीग्राम पर पहुंच जाइए, या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च कर लीजिए तो भी आपको टेलीग्राम की ID मिल जाएगी, वहां से भी इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।